पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है गैसल। साल 1999 में 2 अगस्त का समय था। यहाँ पे अवध एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल टकरा गई, एक भीषण दुर्घटना हुई। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। खबरें छपी, हंगामा हुआ देश में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और रेल मंत्री थे अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, नीतीश कुमार। और रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब इनकी तुलना देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनसे की गई, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद ऐसा उदाहरण देखने को बहुत कम मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब तमिलनाडु में एक हादसा हुआ था, रेल हादसा। हालांकि बाद में 1.5 साल बाद ही अटल जी ने फिर से इनको रेल मंत्री बना दिया था, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी थी। उस टाइम नीतीश कुमार से लोग नैतिकता की बात सीखते थे और उनका उदाहरण दिया जाता था। अगर आप ठीक 25 साल बाद इनको देखेंगे तो इनको आज पलटू राम, पलटू चाचा, पलटू पॉलिटिक्स के पर्याय माना जा चुका है। चाहे वो बिहार की राजनीति हो, भारत के अपने देश की राजनीति हो, सेंट्रल पॉलिटिक्स हो, ये सब बदलाव बीते हुए 1 दशक में हुए हैं और बीते 6 साल में ये 3 बार पलट चुके हैं। कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी। पार्टी कोई भी हो, कुर्सी इनकी सलामत रहती है। और नीतीश कुमार तो ऐसे भी इंजीनियर हैं, तो कंपनी कोई भी हो, पैकेज अच्छी होनी चाहिए। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस्तीफा देते समय भी हंसता है। इस बार इन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। पर यह सच है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी जैसा कुछ नहीं होता है, सब टाइमिंग और मुनाफा होता है। ये सिर्फ टाइमिंग और मुनाफा का होता है। जब ये राजद में गए थे तब इन्होंने ये बयान दिया था। आज के दिन की हत्या क्या है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है कि लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। फिर बीजेपी ने भी अलग अलग तरीके से बयान दिया। इवन हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी बोला कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजा बीजेपी के बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में मिलेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और अचानक क्या हुआ कि नीतीश जी फिर से पलट गए? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर आप बिहार के ठीक राजनीति को समझते हैं तो 2020 का अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी वोट शेयर जिसके पास था और आरजेडी के पास था, 25% के करीब उनके पास वोट शेयर था। और 19% बीजेपी और जेडीयू 16% और कांग्रेस को वही 9% का वोट शेयर था। किसी भी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो क्लियर वोट शेयर नहीं मिल रहा है। तो ये तो सच है कि बिहार की जो राजनीति है और बिहार के जो लोग हैं वो एक एजेंडा या डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, किसी पॉलिसी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। और ये बिहार का दुर्भाग्य भी है कि बिहार के लोग बटे हुए हैं। और यही कारण है कि ऐसे नेता जो है जो अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए पार्टी बदलते रहते हैं। उन बिहार के राजनीति और बिहार का डेवलपमेंट उनका मेन मुद्दा नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार की जर्नी को, तो जब लालू प्रसाद यादव का दौर था, तो सबको पता है जंगल राज, चारों तरफ करप्शन से लेके ना डेवलपमेंट था, ना स्कूल, अस्पताल, हर जगह किडनैपिंग, सब कुछ चल रहा था। क्राइम अपने चरम पे था और इन्हीं को क्रिटिसाइज करके नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हुए। बिहार के लोग डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं जानते थे, ना उन्होंने अच्छे रोड देखे थे, ना अच्छे अस्पताल, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छा एजुकेशन। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, नो डाउट अगले 5 साल जो उन्होंने काम किया, विकास दिखता था, चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, चाहे रोड हो, गली मोहल्ला, हर तरह का काम किया गया, क्राइम को कंट्रोल किया गया।
जो क्रिमिनल जैसे टाइप के लोग थे सबको बंद किया गया और बहुत हद तक कम किया गया। किडनैपिंग का जो सिस्टम चलता था बिहार में उस पर कहीं ना कहीं काबू किया था नीतीश कुमार ने। यही कारण था कि जो अगली बार आए वो अच्छे बहुमत से और अच्छे सीट से जीत के आए। उसके बाद इनका ये शुरू होता है। और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये अपना पल्ला पलटना शुरू करते हैं, कभी बीजेपी कभी आरजेडी। 6 साल में ये हो चुका है। इनकी जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, 2014 में भी आपने देखा होगा कि 2014 में इन्होंने क्या किया था। 2022 में जब इन्होंने बीजेपी छोड़ा और राजद के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी से अलग होके तो उन्होंने ये बयान दिया था, मीडिया में चलाया भी गया कि अगले असेंबली इलेक्शन में यानी 2025 से तेजस्वी सीएम होंगे और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेंगे और केंद्र की राजनीति को देखेंगे। सब कुछ यहाँ सही चल रहा था, पर नीतीश जी की जो महत्वाकांक्षा है पीएम बनने की, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। उन्होंने सीएम पद का पद छोड़ा 2014 में और मांझी जी को सीएम बनाया गया। कुछ हुआ नहीं तो फिर मांझी जी को हटा दिया गया और खुद सीएम बने। फिर उनको ये मौका 2023 में लगा कि अब ये मौका है। शायद कांग्रेस से मीटिंग हुई होगी, फिर सारे अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी मिलती है इनको। ताबड़तोड़ मीटिंग होती है। नीतीश कुमार ने ये पहल की थी, सबसे मिले। यहाँ तक कि आप अगर उड़ीसा के सीएम देखेंगे नवीन पटनायक, वो जनरली न्यूट्रल रहते हैं, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। फिर मई जून के महीने में मीटिंग पटना में होती है और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि 23-24 पार्टी टोटल मिलके एक ऐसा अलायंस खड़ा किया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ कि 2024 में मोदी जी को चुनौती दिया जा सके, मतलब बीजेपी को। और लोगों को भी ऐसा लगा कि नीतीश कुमार इसके संयोजक होंगे। नारे भी लगे उनके पार्टी द्वारा कि अगला जो प्रधानमंत्री है नीतीश कुमार होंगे। फिर जुलाई के महीने में एक और मीटिंग होती है बेंगलोर में। तब तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई होती है और एक नाम तय होता है, इंडिया अलायंस। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी ने इस नाम को सुझाया था और नीतीश को ये नाम नहीं पसंद था और ये नीतीश नहीं चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट आती है कि नीतीश कुमार गुस्से में है और फिर सितंबर के महीना में जातीय जनगणना को लेकर पूरा माहौल बनाया जाता है पूरे देश में। कांग्रेस को भी लगता है और इस अलायंस को भी लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी को काउंटर करने के लिए। फिर बाद में खड़गे जी को आगे कर दिया जाता है। फिर कांग्रेस का जो मेन फोकस होता है वो स्टेट इलेक्शन पे होता है। कांग्रेस इस अलायंस पे शायद ध्यान नहीं देती है। जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी 3 बड़े राज्यों में सरकार बना लेती है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। उधर लालू जी भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार को लग जाता है कि भाई अब इस अलायंस का जिंदा रखना मुश्किल है। इधर राम मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में राम लहर चलती है। अब नीतीश जी को लग जाता है कि भाई अब ममता बनर्जी अलग, अखिलेश अलग, केजरीवाल अलग। बाद में कांग्रेस को जब ये भनक लगती है तो बिहार के कुछ उलट पुलट होने वाला है तो ऑफ़र दिया जाता है नीतीश कुमार को कि उनको संयोजक बनाने के लिए ऑफ़र दिया जाता है, पर वो ठुकरा देते हैं। तब तक वो मन बना लिए होते हैं कि उनको बीजेपी में जाएंगे और वो मना कर देते हैं संयोजक बनने से। और अब लोकसभा चुनाव है अगले साल, मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव है और नीतीश जी को लग रहा है कि वो अकेले एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 2019 में अगर आप देखेंगे तो 39 सीट जीती थी एनडीए ने। और इस बीच फेस सेविंग के लिए बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान कर देती है। फिर क्या था, समय था, अगले ही दिन शाम में इस्तीफा देते हैं, सुबह में शपथ ग्रहण करते हैं। और ये खेल बहुत दिन से चल रहा था। अगर आप ये तेजस्वी के बयान को सुनिए। भाजपा के वो केंद्र में मंत्री है ना जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे, महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। भाजपा
तेजस्वी को और राजद को भी ये भनक लग चुकी थी। उसके बाद लगातार ट्वीट आती है, मीडिया रिपोर्ट भी चलते हैं, तब तक तो ये सब कांड हो जाता है। इसके पहले जो बिहार में इतने स्तर पे नौकरियां दी गई, इनका ये भी कहना है कि इसका जो क्रेडिट है राजद ले रही है, आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव ले रहे हैं, और इनको ये क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सब सारा जो उनका पलटना था, कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन इनको पता है कि बिना बीजेपी के ये सीट नहीं निकाल पाएंगे। अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो कहीं 2-4 सीट निकल जाए। और इनका जो पलटने का खामियाजा है वो पूरा बिहार भुगत रहा है। अब सरकार तो गई हाथ से आरजेडी के, ऊपर से ईडी का भी शिकंजा लालू परिवार पर कसता जा रहा है। पहले तेजस्वी को 2-2 समन दिया गया था और लालू जी को, पर उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए ईडी पे पूछताछ के लिए नहीं जा रहे थे। पर ठीक एक दिन बाद ईडी के समन पे उन्होंने पूछताछ के लिए गए और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है इस पे। तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दिया है। 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। तो देखिए, इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आज भले ही लोग वोट ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे। यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, पर अब नीतीश कुमार का कहना है कि अब जहाँ पे थे वो आ गए हैं, अब वापस किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या होता है। ये इनका 9वीं बार शपथ ग्रहण लिया है, कम से कम 12 बार तो शपथ ग्रहण होना चाहिए। अब इन 3 बाकी है, तो देखना होगा कि आगे और क्या मिलता है। और बिहार की राजनीति भाई गजब है, धन्य है नीतीश कुमार जी। आप कब माफ़ करेंगे बिहार वासियों को पता नहीं, और ये जब तक माफ़ नहीं करेंगे बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बिहार के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो भी हो रहा है ये सिर्फ अपने सेल्फ गोल्स पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, खुद के लिए। यहाँ बिहार वासियों और बिहार के डेवलपमेंट से किसी पार्टी को मतलब नहीं है, ना बीजेपी को, ना आरजेडी को, ना कांग्रेस को, ना जो पहले कांग्रेस करती थी आरजेडी के साथ, वही सेम काम वही बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है। कांग्रेस को भी पहले बिहार के पॉलिटिक्स से, बिहार के डेवलपमेंट से मतलब नहीं था, आरजेडी को सपोर्ट करती थी ताकि लोकसभा का कुछ सीट निकल सके और सेंट्रल में उनका सरकार बना रहे। सेम काम बीजेपी अभी कर रही है, जेडीयू को सपोर्ट कर रही है। और ये बिहार के रहने वाले जो बिहार के लोग हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप कब तक कास्ट पे पॉलिटिक्स करते रहेंगे। कोई एजेंडा लीजिए, किसी एजेंडे पे वोटिंग होनी चाहिए। अगर रियल में अगर कास्ट पॉलिटिक्स तो दिख जाता है वोट शेयर के हिसाब से, क्योंकि अगर डेवलपमेंट और एजेंडा और किसी पॉलिसी पे वोटिंग होती तो किसी एक पार्टी को कम से कम 30 से 40% वोट शेयर मिलना चाहिए था, जो नहीं मिलता है। और इसी का फ़ायदा उठा के नीतीश कुमार जैसे लोग या कोई भी नेता हो इसका फ़ायदा उठा के अपना कुर्सी बनाए रखते हैं। अब आगे देखना होगा क्या होगा। आप इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इससे ज़्यादा अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।